हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और जिसमें शामिल हैं धातु, खनिज और अयस्क के संबंधित जो भी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और साथ ही जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ ज़रूर शेयर भी करें ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें और अपनी तैयारियों को बेहतरीन कर सकें और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? आपको बताना है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है तांबा का, बी ऑप्शन जस्ता का, सी ऑप्शन एल्युमिनियम का, डी ऑप्शन टीन का। फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अयस्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम धातु का अयस्क बॉक्साइट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बॉक्साइट कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने की कौन से कारण है। ठीक है, जंग लगने के कौन से कारण है आपको बताना है। ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, CO2 के साथ रासायनिक क्रिया। आपको बताना है जो लोहे में जंग लग जाता है उसके इन ऑप्शंस में से कौन कौन कारण है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। लोहे पर जंग लगने का कारण है वो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीकरण, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और तीसरा ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नमी और वायु मिलके लोहे के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं और जिससे निश्चित अनुपात में यौगिक का निर्माण होता है, और इस वजह से वहाँ पे जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, पहले थोड़ा भारी भी हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया। ठीक है फ्रेंड, तो ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण होता है फ्रेंड जिसमें जो धन आवेश होता है वो जो एटम होता है उस पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण होता है इसमें, और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक, ये दो इसमें मुख्य कारण है जंग लगने के, और साथ ही इसमें वायु और नमी की उपस्थिति भी अनिवार्य है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातु निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। ठीक है, धातु में जो चालन कह सकते हैं जो चालन होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है। विकिरण के द्वारा, संवहन के द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण और संवहन दोनों के द्वारा। ठीक है, अगर एक धातु के एक पॉइंट से हम गर्म करते हैं, दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है कुछ देर बाद, तो ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो किस विधि से होता है। आपको पता है 3 विधियाँ होती हैं संचरण की मुख्यतः। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा जो धातुएं होती हैं उसमें चालन प्रक्रिया के द्वारा वो गर्म हो जाती हैं। ठीक है, चालन की प्रक्रिया होती है जिससे उसके इलेक्ट्रॉन संचरण करते हैं। ठीक है, और ऊष्मा का संचरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अलौह धातु है। आपको बताना है, धातु भी है लेकिन वो अलौह है, मतलब आयरन के वर्ग का वो धातु नहीं है। आपको बताना है कि आयरन का जो वर्ग है उसमें वो शामिल नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कोबाल्ट, निकिल, एल्युमिनियम और फास्फोरस। ठीक है, ये निकिल नहीं होगा, निकिल होगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। ठीक है, कोबाल्ट, निकिल और आयरन एक ही वर्ग के धातु हैं। ठीक है, आप फास्फोरस भी कह सकते हैं लेकिन फास्फोरस एक अधातु है, इसलिए
हम इसको नहीं करेंगे। यहाँ पे अलौह धातु की बात किया है। अगर यहाँ पे अलौह धातु नहीं अलौह तत्व होता तो हमारा जो क्वेश्चन है ये गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे धातु है तो ध्यान रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स आदमी पता भी रहता है लेकिन फिर भी हम लोग गलत करके आते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। ठीक है, अगला देखते हैं जंग का उदाहरण है। ठीक है, जंग लगना किसका उदाहरण है? यौगिक का, मिश्रण का, मिश्र धातु का या तत्वों का। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जंग किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा यौगिक का। ठीक है फ्रेंड, यौगिक में कंडीशंस होती हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं वो एक तो पहले फिक्स्ड अनुपात में होते हैं। ठीक है, उनका अनुपात निश्चित रहता है, और दूसरा वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जंग उसी का उदाहरण है। बाकी मिश्रण में कोई अनुपात नहीं होता है, किसी भी तत्व का कोई फिक्स्ड अनुपात नहीं होता है, और साथ में वो उनका कोई रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भी उनका निर्माण नहीं होता है मिश्रण का। और तत्व में कोई भी मिश्रण नहीं होता है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तत्व एक अब सिंगल एलिमेंट है, जैसे कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। और यौगिक दो से अधिक। मिश्रण में बिना अनुपात के, जैसे हवा है, और मिश्रण हम लोग को मिल गया जैसे अमोनिया हो गया NH3, एक फिक्स अनुपात है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। मिश्र धातु में भी कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है, सब लेकिन रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, वात्या भट्ठी का प्रयोग होता है। ठीक है, वात्या भट्ठी का नाम आपने सुना होगा। जो अयस्क होते हैं उनके शोधन में भट्टियों का प्रयोग होता है, उसमें एक वात्या भट्ठी भी होती है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? संघनन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए, अपचयन के लिए या पॉलीमरीकरण के लिए। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अपचयन के लिए वात्या भट्ठी का प्रयोग होता है। जो इसमें कार्बन होता है फ्रेंड, जो इसका ईंधन के थ्रू यूज करते हैं, उसके जलने पर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जो अपचायक का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसमें इसके द्वारा अपचयन का यूज़ किया जाता है, अपचयन होता है। ठीक है, जो भी धातुएं होती हैं उनका अपचयन किया जाता है। अपचयन फ्रेंड हम लोग को पता है, अवकरण भी इसको कहते हैं, जिसमें ऋण आवेश बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है, जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, बात तो सही है, आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। हम लोग अभी पढ़े थे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी तो ऑक्साइड ही बनेगा, और ऑक्सीडेशन की भी अभिक्रिया हो रही है, मतलब जो धन आवेश है वो बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा? भार में कमी होगी या भार में बढ़ोतरी होगी, या भार बिना, जो लोहे का भार होगा बिना परिवर्तन के होगा, या फिर रंग में परिवर्तन नहीं होगा। आपको बताना है इसका सही आंसर। जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। फ्रेंड सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, भार में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो जब कील में जंग लगेगी और लौह ऑक्साइड का निर्माण होगा तो जो भार होगा, भार में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, और लोहे में वायु एवं जल के संपर्क में अगर रखेंगे तो ही जंग लगेगी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अनिवार्य है। ठीक है, और जल ऑक्सीजन, वायु का मतलब ऑक्सीजन हो गया, आप कह सकते हैं। तो इससे जो है कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका भार लोहे के मूल भाग से अधिक होता है। चलिए अगला देखते हैं, कोरंडम का प्रयोग लिम्फिक रूप में किया जाता है। कोरंडम एक अयस्क है। इसका प्रयोग किस काम के लिए होता है? उर्वरक के लिए, औषधि के लिए, पेंट के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कोरंडम का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड, तो इसका न उर्वरक, न औषधि, न पेंट के रूप में होता है, बल्कि कोरंडम एल्युमिनियम का, ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क है। इससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। तो अयस्क भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग अयस्क को अच्छे से रिवाइज करिए। जो मुख्य अयस्क हैं उनको जरूर रिवाइज करिए। अगला है, मोती की रासायनिक संरचना है। ठीक है,
जो मोती होता है उसमें जो मुख्य तत्व होता है उसको किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? आप कह सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मोती की रासायनिक संरचना का नाम क्या है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है मुख्यतः, इसमें लगभग 85% के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको एरागोनाइट भी कहते हैं। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहते हैं? एरागोनाइट। ठीक है, और दूसरा इसमें एक और तत्व होता है जिसका मात्रा लगभग 8 से 10% होती है, जिसको कांचियोलिन कहते हैं। ठीक है, कांचियोलिन। तो कभी कभी एर्गोनाइट और कांचियोलिन भी आपको ऑप्शन में देखेगा, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो उसके साथ दूसरा कोई तत्व लगा देंगे। ठीक है, कोई यौगिक लगा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को एरागोनाइट कहते हैं और कांचियोलाइन भी इसमें एक तत्व पाया जाता है जो एक प्रोटीन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं। ठीक है, माणिक्य और जो नीलम होता है उनको रासायनिक रूप में उनकी संरचना होती है, मुख्य रासायनिक तत्व कौन सा होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरान ऑक्साइड या लेड टेट्रा ऑक्साइड। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। माणिक्य और जो नीलम जिसको हम लोग आभूषण के तौर पे यूज करते हैं, मुख्य रूप से इसका रासायनिक संगठक कौन है? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। ठीक है फ्रेंड, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है यह मुख्यतः। ठीक है, तो जैसे कोरंडम अभी हम लोग डिस्कस किए थे, एल्युमिनियम का ये अयस्क था, इसी से ये प्राप्त होते हैं इनके ऑक्साइड, जो क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, जिससे माणिक्य और नीलम का निर्माण होता है। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम। ठीक है, इन ऑप्शंस में यूरेनियम है, ये तो आपको पता है। जो ऑस्मियम है वो सबसे भारी धातु है। ठीक है, यहाँ पे यूरेनियम ऑप्शन में दिया हुआ है तो यूरेनियम हम लोग टिक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये बात किया है, नहीं तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला है, लिथियम में कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? तन्य का मतलब जिसको हम जितना खींचें मैक्सिमम वो बढ़ता जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खींचते जाएंगे बढ़ता जाएगा, बट एक उसकी सीमा जो होती है, जो इलास्टिक की सीमा होती है, लिमिट होती है, वो बहुत अधिक होती है। तो टंगस्टन है या नाइक्रोम है या कास्ट आयरन है या कार्बोरेंडम है? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइक्रोम। ठीक है, जो नाइक्रोम होता है उसका जो ये कठोर भी होता है और तन्य भी होता है। ठीक है, उसको हम लोग खींचेंगे तो अगर तार की तरह यूज हम कर सकते हैं नाइक्रोम का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नाइक्रोम बहुत कठोर और तन्य होता है इन ऑप्शंस में से। अगला देखते हैं, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में से किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, इस लैंपों में किसका उपयोग करते हैं हम? सोडियम का, नियॉन का, नाइट्रोजन का या नाइक्रोन का? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके दीजिए, इसका सही आंसर क्या है। तो फ्रेंड सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सोडियम। जो पीली रंग की रोशनी और सड़कों पे जो पीली लाइट कह सकते हैं यूज होती है, उसमें हम लोग सोडियम का वाष्प यूज करते हैं, सोडियम का यूज करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमको पीली रोशनी मिलती है। और एक रोशनी मिलती है जिसमें सफ़ेद और नीला जो मिक्स कलर होता है वो आता है, वो मरकरी लैंप होता है फ्रेंड। ठीक है, और एक जो रोशनी आती है वो एकदम हमको सन के लाइट के अकॉर्डिंग, मतलब उसके कम्बिनेशन, कलर कम्बिनेशन की दिखती है, तो फ्लोरेसेंट लाइट होती है, फ्लोरेसेंट लैंप होता है, जिसे प्रतिदीप्त लैंप भी
कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रतिदीप्त लैंप। प्रतिदीप्त लैंप में फिर मरकरी का वाष्प और आर्गन के साथ साथ नियॉन वगैरह यूज की जाती हैं। ठीक है, मरकरी में लैंप में मरकरी का वाष्प के साथ साथ कुछ उसमें गैसें यूज की जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 टाइप के मुख्यतः लैंप होते हैं। ठीक है, तो इनके स्रोत आपको पता हो गया, कलर भी लगभग पता हो गया, तो आप इनका कॉम्बिनेशन याद रखेंगे एग्जाम में, घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। ठीक है, प्रदीप्त नली या प्रदीप्त लैंप जो होता है फ्रेंड, उसमें किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पारावास और आर्गन। ठीक है, आर्गन नहीं, इसमें नियान भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नियान भी भरा जाता है पारावास के साथ, या फिर आर्गन भी भरा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पारावास के साथ नियॉन अगर मिलाई जाती है तो वो फ्लोरेसेंट लाइट होती है या प्रदीप्त नली होती है, जिसमें जो रोशनी निकलती है वो सूर्य के जो प्रकाश होता है उसके कलर कॉम्बिनेशन की निकलती है। अगला है, निम्नलिखित धातु में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्युमिनियम, सोना, जस्ता, तांबा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोना। ठीक है, इन सब में सोना जो है सबसे ज़्यादा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे कम अगर स्वतंत्र अवस्था में जो धातु पाई जाती है वो लिथियम होता है। जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि नीचे वाला जो सोना आप कह सकते हैं, सोना सबसे स्वतंत्र अवस्था में सबसे अधिक पाया जाता है और लिथियम सबसे कम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक, इसमें सही आंसर होगा सोना। अगला है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ठीक है, 22, 28, 24, 10। आप लोगों को पता होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 कैरेट का। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो सबसे शुद्ध सोना होता है, मतलब उसमें कोई भी मेटल या कोई भी अशुद्धता नहीं मिलाई जाती है। ठीक है, और जो कैरेट माप होती है सोने की कैटेगरी, वो 7 प्रकार की होती है फ्रेंड, जिसमें 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 21 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट और 9 कैरेट। ठीक है, 9 से 24 कैरेट तक के सोने होते हैं। इनको 24 कैरेट का हालांकि यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत लचीले हो जाते हैं और उसका यूज नहीं कर पाते हम लोग। थोड़ी कठोर सोने की ज़रूरत होती है तो उसमें थोड़ी मिलावट करते हैं। तो 23 कैरेट से लेकर 9 कैरेट तक के सोने की शुद्धता को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, 24 कैरेट का जो शुद्धा होता है उसमें यूनिट 1000 होती है, जो हॉलमार्क उस पर लगता है वो 1000 होता है, बाकी का उससे कम होता जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का, इसकी 7 कैटेगरी होती है वैसे। अगला प्रश्न है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये आंखों के लिए शीतल हैं, ये बहुत सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वाणी है तथा पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ये चमकदार होते हैं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, सोडियम वाष्प हम लोग क्यों यूज़ करते हैं जो पीली लाइट के लिए? तो फिर इनका सही आंसर होगा सी। ठीक है, ये प्रकाश का एक वाणी टाइप का है, मतलब वन कलर टाइप कह सकते हैं आप, एक वाणी है, केवल एक ही वर्ण पाया जाता है इसमें। और प्रकाश जो पानी की बूंद होती है, अगर इसके जा रहा है, इसके अगर इस लाइट के बीच में पड़ता है, ठीक है, तो इसका लाइट जैसे मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है। जैसे ना लाइट अगर पड़ती है, अगर सन की लाइट पे अगर पानी में डालेंगे तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, वो पिरामिड बना लेता है, लेकिन प्रिज्म बना लेता है, प्रिज्म की टाइप कलर में विभक्त हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी होती है, इसलिए इसको प्रीफर किया जाता है। अगला है, पारा का अयस्क है। ठीक है, पारा का अयस्क आपको बताना है, गैलिना है कि क्रोमाइट है कि कैलोमल है या पेटसाइट है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोमल। कैलोमल पारा का अयस्क है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैलोमल पारा का अयस्क है।
अगला है तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। नमनीय मतलब जिसको हम लोग तार की तरह लंबा खींचा जा सकता है, वो टूटेगी नहीं जल्दी। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोना। ठीक है, सोना सबसे धातुवर्धनीय भी है, जिसको पीटने पर वो चौड़ा होता जाएगा, और नमनीय भी है कि खींचने पर ये लंबा होता जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, बेशेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है। ठीक है, बेशेमर प्रक्रिया आपको जानना होगा क्या होता है ये, और इसका उपयोग क्या बनाने के लिए या क्या निष्कर्षण करने के लिए यूज होता है। तो आपके पास ऑप्शन दिया है इस्पात में, नाइट्रोजन में, एल्युमिनियम में, क्रोमियम में। ठीक है, तो जल्दी से बताइए बेशेमर प्रक्रिया का किस चीज़ के बनाने में उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्पात में। ठीक है, बेशेमर प्रक्रिया का जो है कि बेहद मात्रा में जो ढलवा लोहे से इस्पात बनाया जाता है। ठीक है, ये ढलवा जो लोहा होता है, जो लोहे के टाइप ऑफ कास्ट आयरन हो गया, जैसे ये ढलवा लोहा टाइप हो गया, कच्चा लोहा हो गया, इसमें जो ढलवा लोहा होता है उससे इस्पात स्टील बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वैसे मेरे वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे इसको रखा गया है। अगला है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। इन द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बताना है आपको, पारा, पानी, बेंजीन, ईथर। ठीक है, सारे द्रव हैं, आपको बताना है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। पारा, पानी, बेंजीन, ईथर। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए कमेंट बॉक्स में सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड उष्मा का जो बहुत अच्छा चालक है इन ऑप्शंस में से वो है पारा। ठीक है, क्योंकि पारा धातु है, धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा पारा। ठीक है, बाकी अगर पारा नहीं होगा तब हम पानी एक बार टिक कर सकते हैं, लेकिन पारा एक धातु है, आपको पता है, जो लिक्विड अवस्था में रहता है, तो धातुएं सबसे अधिक चालक होती हैं उष्मा की। अगला है, मोनाजाइट किसका अयस्क है। आपके पास ऑप्शन है थोरियम का, लोहा का, टाइटेनियम का, यूरेनियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है, जल्दी से आंसर बताइए। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, मोनाजाइट जो अयस्क है वो है ऑप्शन ए, थोरियम का। ठीक है, ये थोरियम का अयस्क है। ठीक है, जो परमाणु ऊर्जा में प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, नाभिकीय ऊर्जा में। तो ये फ्रेंड जो थोरियम होता है हमारे यहाँ केरल के तट हैं उधर पाया जाता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्चुअली ये खनिज है हमारे परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, परमाणु बिजली बनाने के लिए। तो मोनाजाइट ध्यान रखिएगा, थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है। अनबुझा चूना, जिसे कली चूना भी कहा जाता है, चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा जो डॉक्टर या जो हड्डियों में जोड़ने के लिए जो वाइट वाइट सा होता है पदार्थ वो, और कलाकार वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर मूर्तिकार मूर्ति बनाने में भी इसका यूज होता है। तो ये कौन सा है पदार्थ, नाम तो उसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन पॉपुलर जो नाम है वो क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन सी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट जो होता है उस हेमीडाइड्रेट, इसको कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और इसका कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है, जैसे फार्मूला, सूत्र का मतलब रासायनिक सूत्र। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ, यहाँ पे H2O होता है। ठीक है, अर्ध परमाणु होता है पानी का, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है अभ्रक या मायका। ठीक है, क्या है, ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक, मायका। ठीक है, जिसे अभ्रक कहा जाता है हिंदी में। ये क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है आपको बताना है, जल्दी से आंसर कमेंट करके टाइप करिए इसका सही आंसर क्या होगा। अभ्रक क्या है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभ्रक जो होता है फ्रेंड ये ऊष्मा का चालक होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग
जो भी इलेक्ट्रिक सामान में अगर हमको इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग अब्रक का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अगर हम बिजली देंगे तो ये गर्म तो होगा लेकिन इसमें से बिजली फ्लो नहीं होगी। ठीक है, विद्युत का ये कुचालक है, ध्यान रखिएगा। अब्रक का प्रयोग कच्चे माल के रूप में वैद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, कैपेसिटर वगैरह बनाते हैं हम लोग, ठीक है, कंडेंसर वगैरह, तो वहाँ पे इसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह भी यूज़ किया जाता है, इंसुलेटर की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, विद्युत को रोधन क्षमता इसमें अधिक होती है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर जो एक औषधि चट्टान है, इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट है कि मैग्नीशियम क्लोराइड है कि सोडियम सल्फाइड है कि सोडियम क्लोराइड है? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। चूना पत्थर एक औषधि चट्टान है। चट्टान 3 प्रकार की होती है, आप लोग को पता है, उसमें एक चूना हो पत्थर औषधि चट्टान है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना पत्थर कहा जाता है। इसमें मैक्सिमम मात्रा होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, थोड़ा बहुत सिलिका एल्युमिनियम वगैरह भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक नाम और पॉपुलर नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में फ्रेंड। तो अभी हम लोग का इसका और सेकंड थर्ड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सब सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो के पीडीएफ अवेलेबल हैं।